हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाषा क्लास में। हमारा जो लास्ट का टॉपिक था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की जलवायु को हमने वर्गीकृत किया था। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। और राजस्थान की जलवायु में हम पढ़ रहे थे कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु किस प्रकार से, मानसून किस प्रकार से भारत या राजस्थान में आता है, कहाँ पर सर्वप्रथम आता है और कहाँ क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन होते हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो इसमें ही एक वर्ष आता है, वो है कार्तिक। कार्तिक तप्त या कार्तिक उष्ण या कार्तिक हीट। कार्तिक हीट या कार्तिक उष्ण क्या होता है कि जब मानसून वापस लौटता है, अर्थात मानसून जब प्रत्यावर्तन होता है, मानसून प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन या निवर्तन का जो टाइम होता है, प्रत्यावर्तन निवर्तन के टाइम में जो वायुमंडल है, वायुमंडल कहें या हमारा जो ये पृथ्वी है, यहाँ पर ताप में अचानक से बढ़ोतरी होती है कि मानसून प्रत्यावर्तन या निवर्तन के समय वायुमंडल के जो ताप होता है वो अचानक से उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात अचानक से वो बढ़ जाता है, जिसका जो नाम है उसे कहते हैं कार्तिक हीट या कार्तिक उष्ण। और ये अक्टूबर के महीने में होता है, इसका जो टाइम होता है वो अक्टूबर का महीना होता है। क्यों हमने पढ़ा था कि मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, या नवंबर अक्टूबर नवंबर के समथिंग होता है, सितंबर अक्टूबर। तो जो कार्तिक उष्ण कार्तिक हीट है वो अक्टूबर महीने में अधिक होता है, अधिक पाई जाती है। अर्थात जब मानसून लौटता है तो उस टाइम अचानक से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे कार्तिक हीट या कार्तिक उष्ण कहते हैं। इसके बाद जो हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे ये जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु और उसमें जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो ग्रीष्म ऋतु है हमारी, ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ लिया था कि मार्च से मध्य जून के मध्य इसका होता है टाइम, मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ लिया था कि इसका जो टाइम होता है वो मार्च से मध्य जून के मध्य होता है। और इसमें भी हमने पढ़ लिया था क्या क्या कि जो सबसे गर्म महीना है वो जून का है, सबसे जो गर्म जिला है वो चूरू है, और जो सबसे गर्म स्थान है वो फलोदी है, और फलोदी है वो जोधपुर में है। अर्थात इसके बारे में पढ़ लिया था हमने कि इसका टाइम क्या है, कौन सा महीने में अधिक गर्मी ग्रीष्म ऋतु या गर्मी पड़ती है, कौन सा जिला है और कौन सा स्थान है। इसमें हम बात कर रहे थे कि एक तो इसकी विशेषता होती है लू, एक होता है आंधी और एक होता है भभूलिया। ये तीन सी घटनाएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु में, तीन घटनाएं होती हैं। वो किस प्रकार होती हैं कि जो लू होती है एक उष्ण हवाएं होती है। ये ग्रीष्म ऋतु में जो उष्ण हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं लू, अर्थात गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं लू। और जो आंधियां होती हैं, ये आंधियां होती हैं ये भी हवाएं होती हैं, लेकिन ये जो हवाएं होती हैं ये एक तरह से ग्रीष्म ऋतु में जो लगातार या एक तरह से ये काफी धूल मिट्टी से जो भरी होती है, धूल मिट्टी की हवाएं चलती है, धूल मिट्टी युक्त जो हवाएं चलती हैं उन्हें आंधी में माना जाता है, ये भी होती है। और भभूले होता है, ये चक्रवाती हवाएं होती है, चक्रवाती जो हवाएं होती हैं, चक्रवाती जो उष्ण हवाएं होती हैं या कहीं गर्म हवाएं होती हैं वो भभूले कहलाती है। तो जो लू होती है इसका क्या कारण है कि जो लू होती है इसका ये कारण है कि तापमान का क्षैतिज संचरण, तापमान का क्षैतिज संचरण, अर्थात ये हमारे क्षैतिज रेखा है। तो जब गर्म हवाएं क्षैतिज अक्ष के समांतर चलेंगी, अर्थात क्षैतिज संचरण होगा तापमान का या हवाओं का, तो वो चलेगी, वो लू चलेगी। और जो आंधियां होती हैं ये होती है तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण, तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ये धूल मिट्टी से गर्म हवाएं, वहां पर तापमान में कमी होती है जिससे वो ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर संचरण करती हैं। और जो चक्रवाती भभूले होता है ये चक्रवाती हवाएं होती हैं जो एक चक्कर के रूप में, अर्थात केंद्र में तो टेम्परेचर अधिक होगा और ऊपर होगा टेम्परेचर कम होगा। इसी प्रकार जो एपी होगा वो ऊपर अधिक होगा और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होगा, अर्थात वायु प्रसारण दाब होगा वो अधिक। तो इसके चारों में ये इस प्रकार से एक चक्कर के रूप में हवाएं उठती हैं जिन्हें चक्रवाती उष्ण हवाएं, जिन्हें भभूलिया कहा जाता है। जो लू होती है,
लू, इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है, तो लू चलती है, इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान में बढ़ोतरी होती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार आंधी चलती है तो तापमान में गिरावट होती है, तापमान में गिरावट होती है। ये इनके जो प्रभाव है कि लू के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो लू के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है और आंधी के कारण तापमान में गिरावट होती है। लू है, लू से जो प्रभावित क्षेत्र है वो बाड़मेर है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो बाड़मेर है, या कहेंगे पश्चिमी राजस्थान। जो आंधी है, आंधी से जो प्रभावित क्षेत्र है, या कहेंगे राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रभावी है वो है गंगानगर और बबूलिया, इसी प्रकार बबूलिया से बीकानेर, अर्थात बीकानेर में सर्वाधिक बबूलिया, अर्थात सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान वो लू के कारण है। गंगानगर में जो आंधियां है वो अधिक आती हैं और बीकानेर है ये बबूलिया से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो ये होगा एक तरह से ग्रीष्म ऋतु और उसके बारे में नॉर्मल जानकारी, किस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। और ग्रीष्म ऋतु में जो तापांतर होता है, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर, तो जो सर्वाधिक तापांतर, ताप में अंतर, अगर हम दैनिक की बात करें कि रोजाना जो तापांतर होता है वो जैसलमेर में होता है, दिन और रात का ताप में अंतर। और वार्षिक तापांतर की हम बात करें कि वार्षिक तापांतर कहां होता है, तो वो चूरू में सर्वाधिक होता है, चूरू में सर्वाधिक तापांतर होता है। तो ये होगा ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से क्या होता है, कौन कौन सी इसकी प्रमुख घटनाएं हैं, लू, आंधी और भभूलिया, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और किस प्रकार से कैसे चलती है। इसके बाद देखते हैं हम हमारी जो सर्दी ऋतु है या सर्दी ऋतु है उसके बारे में, कि सर्दी ऋतु है उसकी क्या बात है, कौन कौन सी उसमें मुख्य जो घटना होती है वो कौन सी होती है। शरद ऋतु, शरद ऋतु का हमने टाइम पढ़ लिया था कि शरद ऋतु आती है वो मध्य नवंबर या दिसंबर से, मध्य नवंबर से फरवरी के मध्य आती है। शरद ऋतु का टाइम है वो मध्य नवंबर से फरवरी के मध्य का होता है। इससे हमने पढ़ लिया था कि जहां सर्वाधिक ठंड होती है वो है चूरू जिला, जो स्थान है वो है माउंट आबू, और जो महीना है वो है जनवरी का महीना। इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि सर्वाधिक जो सर्दी जहां पर पड़ती है वो चूरू जिले में, सर्वाधिक जो सर्दी स्थान है वो है माउंट आबू सिरोही में, और सर्वाधिक जो सर्द महीना होता है वो होता है जनवरी का महीना। दूसरी बात करें कि सर्दी ऋतु की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, कि सर्दी ऋतु की जो मुख्य विशेषता है वो है मावट। हमने पढ़ा था कि सर्दी ऋतु की जो मुख्य विशेषता है वो मावट होती है। अब मावट किसे कहते हैं, कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से चलने वाली, या भूमध्य सागर का जो पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ, ये इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी ऋतु में होने वाली बारिश, कि भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ अर्थात जेट स्ट्रीम के कारण जो सर्दी ऋतु में जो बारिश होती है उस बारिश को मावट कहते हैं। हमारे राजस्थान में उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और मावट का ही एक दूसरा नाम है, मावट को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि मावट होती है गेहूं की खेती, खाद्यान्न में अर्थात देखें तो गेहूं, खाद्यान्न या गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी साबित होती है, इसलिए इसको मावट को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। मावट को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। और मावट किसे कहते हैं, कि भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी ऋतु में जो बारिश होती है, अर्थात यह जनवरी दिसंबर से और जनवरी के मध्य सर्वाधिक होती है। यह जो मावट होती है दिसंबर और जनवरी के महीने के लगभग यह सर्वाधिक होती है, तो इसे मावट कहते हैं और इसी को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। और जो एक और है जो हमारे सर्दी ऋतु है, सर्दी ऋतु में एक होती है शीतलहर।
शरद ऋतु में एक शब्द होता है शीतलहर। शीतलहर क्या होता है कि शीतलहर हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं। हिमालय से जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है शीतलहर, जो हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं होती है। और ये शीतलहर से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है चूरू और बीकानेर, और सर्वाधिक इसमें चूरू जिला है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है शीतलहर से। और शीतलहर क्या होती है, हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं होती है, उन्हें शीतलहर कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा वर्षा ऋतु या मानसून के बारे में, जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में, और शरद ऋतु के बारे में क्या क्या होती है और किस प्रकार से इनमें जो मेन अर्थात इनमें जो शब्द होते हैं जैसे लू, आंधी, भभूलिया और मावठ, ये जो इनकी विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण, कि जलवायु का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। तो हम पढ़ते हैं जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण है जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा, दूसरा हम इसको जो दूसरा इसका वर्गीकरण में आएगा कोपेनहेगन का वर्गीकरण, कोपेनहेगन का वर्गीकरण, कहीं कहीं पर कोपेन का वर्गीकरण भी लिखा होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण, और चौथा हम पढ़ेंगे ट्रिवार्थो का वर्गीकरण, ट्रिवार्थो का वर्गीकरण। तो जलवायु के वर्गीकरण में हम कि जलवायु के आधार पर राजस्थान के जो भौतिक राजस्थान को कितने जलवायु भागों में या जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उनका वर्गीकरण हम 3 भागों से पढ़ेंगे। पहले वो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, उसके द्वारा जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा हमारा कोपेनहेगन का वर्गीकरण। ये जो कोपेनहेगन का वर्गीकरण है ये सबसे अधिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कोपेनहेगन के वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। तो यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्गीकरण है। तीसरा पढ़ेंगे हम थॉर्नवेट का वर्गीकरण, और चौथा पढ़ेंगे हम ट्रिवार्थो का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि मौसम विभाग है, इसका जो आधार था कि किस आधार पर इसने जो हमारे जलवायु इसको वर्गीकृत किया। तो भारतीय मौसम विभाग का जो आधार था वो था वर्षा, तापमान और आर्द्रता। वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर जो भारतीय मौसम विभाग है उसने जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार कोपेनहेगन का वर्गीकरण है, इसका जो आधार है वो है वनस्पति, वो वनस्पति है, और इसने उसको आधार मानकर अगर वनस्पति को आधार मानकर कोपेनहेगन ने जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है इसने जो वर्षा, तापमान और वनस्पति, इनको अर्थात तापमान के हम वाष्पोत्सर्जन भी लिख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन, कि थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार मानकर जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया है। और ट्रिवार्थो है, इसने वनस्पति को आधार मानकर इसने भी 4 भागों में जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है। जो ट्रिवार्थो का वर्गीकरण है वो कोपेनहेगन के वर्गीकरण की 2 कॉपी है, और ट्रिवार्थो ने कोपेनहेगन की 2 कॉपी अर्थात सेम टू सेम करके थोड़ा बहुत अंतर करके उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कोपेनहेगन के वर्गीकरण की जो 2 कॉपी है अर्थात सेम टू सेम है ट्रिवार्थो का वर्गीकरण। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारतीय मौसम विभाग का जो आधार है और थॉर्नवेट के वर्गीकरण का जो आधार है इसमें अंतर क्या है। तो इसमें देखो वर्षा और तापमान इसमें भी आधार है, और वर्षा, तापमान थॉर्नवेट का वर्गीकरण में भी आधार है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने एक अलग जो आधार ले रखा है वो आर्द्रता ले रखा है, और जो थॉर्नवेट वर्गीकरण है उसने जो अलग आधार ले रखा है वो वनस्पति ले रखा है। इसने आर्द्रता इसको सम्मिलित नहीं किया। और कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है इसमें वनस्पति को आधार मानकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण उसमें वर्षा, तापमान या वाष्पोत्सर्जन और वनस्पति को आधार मानकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ट्रिवार्थो का जो वर्गीकरण है उसमें वनस्पति को आधार मानकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग
जो है हमारा भारतीय मौसम विभाग, उसने 5 कौन कौन से भौतिक प्रदेश सॉरी जलवायु प्रदेशों में जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो हम पढ़ेंगे अब आगे, कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो 5 जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग है, इसका जो आधार है, क्या आधार इसका, वनस्पति नहीं, तापमान, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, ये तो इसका आधार है। और इसने जो आधार के वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। वे 5 भाग कौन कौन से हैं उसमें देखते हैं कि जो पहला है वो है उष्ण या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क, इसको शुष्क भी लिख सकते हैं, शुष्क और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आएगा यहाँ पर, शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो जो भारतीय मौसम विभाग है उसने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को अपना आधार मानकर जो राजस्थान है उसको 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, 5 जलवायु प्रदेशों में। वो कौन कौन से हैं? वो पहला तो है हमारा शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है हमारा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये जो 5 जलवायु प्रदेश है इनका आधार वर्षा, तापमान और आर्द्रता थी। तो अब हम जब इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे एक तो जितने भी हमारी भौतिक प्रदेश है, जितने भौतिक प्रदेश में इसमें वर्षा कितनी होती है, इसमें टेम्परेचर तापमान कितना होता है, और इस तापमान के बाद इसमें जो इसका जो विस्तार है वो कहां कहां पर है, और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, और इसकी जो इसमें जो मृदा पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है। और इसका जो अर्थात जैसे ये 5 जलवायु प्रदेश है, ये प्रत्येक जलवायु प्रदेशों में जो प्रतिनिधि जो जिला होगा, प्रतिनिधि जिला अर्थात वह जलवायु प्रदेश सर्वाधिक किस जिले को प्रभावित करेगा, उस प्रतिनिधि जिले की भी हम इसमें बात करेंगे। तो हमें जो हमारे टॉपिक है विभाग, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो जलवायु प्रदेश उसमें वर्षा कितनी होती है, वहां का तापमान किस किस में, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी ऋतु में लगभग कितना कितना तापमान होता है। तापमान का अप डाउन हो सकता है कम बत्ती, लेकिन लगभग मतलब कि उसके आसपास के तापमान की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, और उसका जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, विस्तार के बाद प्रतिनिधि जो जिला है उसकी बात करेंगे। उसके बाद उसमें की जो विशेष वनस्पति और मृदा को आप विशेषताओं में गिन सकते हैं कि जो जलवायु प्रदेश उसकी क्या विशेषता है। तो विशेषताओं में हम एक तो पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में कि उस जलवायु प्रदेश में वनस्पति कैसी पाई जाती है, और दूसरी पढ़ेंगे हम मृदा में के बारे में कि उस जो जलवायु प्रदेश में मृदा कौन से किस प्रकार की पाई जाती है। तो ये है हमारे 5 भौतिक प्रदेश। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है इसके बारे में, इसका वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो 5 में से पहला है हमारा ये। तो इसमें जो वर्षा होती है
वो वर्षा कितनी होती है, तो इसमें जो वर्षा होती है वो होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं आपको 10 से 20 सेंटीमीटर भी लिखा हो मिलेगा कि 0 से 20 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य इसमें वर्षा होती है। इसमें जो तापांतर होता है अर्थात तापमान कितना होता है, तापमान, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है इस भौतिक प्रदेश में वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। और सर्दी ऋतु में हम बात करें तो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग। और जो इसके बाद वर्षा हो गया, तापमान होगा, इसके बाद हम विस्तार की बात करते हैं कि इसका विस्तार किस प्रकार से है। तो इसका विस्तार है वो है दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, और पश्चिमी जोधपुर में जो मेन है वो है फलोदी का आसपास का क्षेत्र, फलोदी व उसके आसपास का क्षेत्र। इसके बाद उत्तरी बाड़मेर और जैसलमेर, इन 5 अर्थात दक्षिणी गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर का पश्चिमी, जोधपुर का पश्चिमी, और इसमें भी मेन है फलोदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो, और बाड़मेर का उत्तरी भाग और जैसलमेर। ये जो जिले हैं इनके जो हिस्से हैं इनमें इसका विस्तार है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का। और इसका जो प्रतिनिधि जो यहाँ पर देखेंगे, इसका जो प्रतिनिधि जो जिला है, वो है जैसलमेर। क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा, ये जो वर्षा तापमान विस्तार ये बहुत ही कम पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है या प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। अब देखिए इसमें जो वनस्पति पाए जाते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो होती है मरुद्भिद वनस्पति, जिसे कहा जाता है जीरोफाइट। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो है मरुद्भिद या जीरोफाइट। और यहां पर जो मृदा पाई जाती है शुष्क मृदा, जिसे कहा जाता है फेरिडीसोल में यहाँ पर मृदा पाई जाती है। जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है यहाँ पर वनस्पति तो पाई जाती है मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति, और मृदा पाई जाती है फेरिडीसोल या शुष्क मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर खाद्यान्न पूछे कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो खाद्यान्न है वो सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है वो है बाजरा यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न है वो उत्पन्न किया जाता है। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में ये विशेषता है कि सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक जो तापांतर है अर्थात 40 डिग्री से 45 डिग्री और 0 डिग्री 10 डिग्री जो तापांतर है वो सर्वाधिक जो तापांतर पाया जाता है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ही पाया जाता है। तो ये होगा हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कि वहां पर वर्षा कितनी होती है 0 से 20 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर। और तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है 40 से 45 डिग्री, सर्दी ऋतु में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका विस्तार है कौन कौन सा है, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर में भी कौन सा फलोदी के आसपास का क्षेत्र। इसी कारण जो फलोदी है ये सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, गर्म स्थान है, सर्वाधिक गर्म स्थान। और उत्तरी बाड़मेर और जैसलमेर, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वह है जैसलमेर। वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद या जियोफाइट, और जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है फेरिडीसोल या शुष्क मृदा। तो ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब जो हमारा दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश है, दूसरा जलवायु प्रदेश वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें भी हम एक तो बात करेंगे इसमें वर्षा कितनी होती है। तो इसमें हम वर्षा की देखें तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। दूसरा हम देखें इसमें तापमान कितना होता है, तापमान। तो इसमें तापमान देखिए तो ग्रीष्म ऋतु में
और दूसरा शरद ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, अर्थात 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यहाँ पर तापमान होता है। दूसरा हम देखिए सर्दी में कितना तापमान होता है, तो तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यहाँ पर तापमान होता है। तीसरा देखें इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है, विस्तार क्षेत्र। तो हमने पढ़ा था जो 25 सेमी जलवायु जो रेखा है, 25 सेमी जलवायु रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा है, वो दो भागों में राजस्थान को डिवाइड, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो शुष्क में और एक अर्ध शुष्क में। जो अर्ध शुष्क वाला पार्ट था वो आता है अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में। तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो अरावली के पश्चिम क्षेत्र में है, जिसमें जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं एक बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये जिले हैं, अर्थात जो अरावली के पश्चिम में जो जिले हैं बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जो जिले हैं इसमें सौरशुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार है। अब चौथी हमारी बात है कि इसका जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जो जिला है इसमें है जोधपुर, कि जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जो जिला है वो है जोधपुर। चौथी जो हमारी पांचवी बात है वो वनस्पति की है, कि इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें वनस्पति जाती है मानसून पतझड़ वनस्पति, मानसून पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन का मतलब क्या होता है कि मानसून के जो टाइम होता है या एक ऐसा समय आता है जहां पर जो पेड़ पौधे उसके जो पत्ते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं। दूसरा जो इसमें मानसून पतझड़ वन है इसको कहा जाता है स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति या दूसरा नाम है मानसून पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो चौथी हमारी जो आखिरी बात है वो मृदा की है, इसमें जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा जिसे कहते हैं एंटीसोल, एंटीसोल मृदा या रेतीली बलुई मृदा है जो शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये हमारा जो दूसरा जलवायु प्रदेश था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो वो कंप्लीट है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसमें वर्षा कितनी होती है, इसमें वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। तापमान होता है कितना होता है कि ग्रीष्म ऋतु में तो इसमें तापमान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सर्द ऋतु में होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। और इसका जो विस्तार है वो है अरावली के पश्चिम में, अर्थात जो हमारा बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर है इसके मध्य इसका विस्तार क्षेत्र है। इसमें जो इसका जो प्रतिनिधि जो जिला है वो जोधपुर जिला है। इसमें जो वनस्पति पाए जाते हैं वो स्टेपी तुल्य वनस्पति जिसे कहा जाता है मानसून पतझड़ वन पाए जाते हैं, और मृदा पाई जाती है रेतीली बलुई मृदा जिसे कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा जलवायु प्रदेश था अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बारे में। जो हमारा तीसरा जलवायु प्रदेश है, जो हमारा वो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश। जो हमारा तीसरा जलवायु प्रदेश है वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें भी हम पढ़ेंगे वो चीज कि पहली तो इसमें वर्षा कितनी होती है, तो इसमें वर्षा होती है वो होती है 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर। दूसरी बात करें इसमें तापमान की, तो इसमें तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और सर्द ऋतु में हम बात करें तो सर्द ऋतु में तापमान होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य या आसपास। तीसरी इसमें बात करें इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो इसका विस्तार क्षेत्र है जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसका विस्तार क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या कहें कि जो मध्य पूर्वी राजस्थान है, मध्य पूर्वी राजस्थान,
मध्य पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार क्षेत्र है वो है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? वो आते हैं एक तो जयपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दौसा, अजमेर और भीलवाड़ा। तो ये जो भौतिक प्रदेश है उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसमें जो जिले आते हैं वो आते हैं जयपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दौसा, अजमेर और भीलवाड़ा। ये भौतिक प्रदेश अर्थात ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें इसका विस्तार है, अर्थात पूर्वी मैदानी जो भौतिक प्रदेश है इसी में इसका विस्तार है उपाद्र जलवायु प्रदेश का। और उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है इसमें जो हम पढ़ेंगे अब विस्तार के बाद, जो इसका प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, तो इसका प्रतिनिधि जिला है जयपुर। जो उपाद्र जो हमारा जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जो जिला है वो है जयपुर। इसके बाद करें इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन, ये नहीं कहते हैं धोकड़ा वन, धोकड़ा वन यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और हमारी जो आखिरी बात है वो है मृदा की, कि यहाँ पर मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं एल्फी-सोल, वैज्ञानिक नाम है जलोढ़ मृदा का एल्फी-सोल। तो ये होगा हमारा जो उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसके बारे में क्या क्या कि इसमें वर्षा होती है वो होती है 40 से 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो होती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है? शरद ऋतु में 28 से 36 डिग्री के मध्य होता है ग्रीष्म ऋतु में, और 12 डिग्री सेंटीग्रेड 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है इसका सर्दी ऋतु में। इसका विस्तार क्षेत्र हो गया कि, और इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर और जयपुर में। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जयपुर। और इसमें जो वनस्पति जैव पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वनस्पति अर्थात धोकड़ा वन। इसमें जो सर्वाधिक पाया जाता है वो धोकड़ा वन पाया जाता है। और मृदा पाई जाती है एल्फी-सोल अर्थात जलोढ़ मृदा। तो ये हो गया इसके बारे में उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसके बारे में कि किस प्रकार से इसका जो जलवायु प्रदेश इसमें किस कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्षा, तापमान, विस्तार और प्रतिनिधि जिला, वनस्पति, मृदा, इनके बारे में। अब हमारा जो चौथा जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो चौथा जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है और उसके क्या क्या वर्णन है? हमारा चौथा भौतिक प्रदेश सॉरी जलवायु प्रदेश चौथा वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें हम पहले बात करें वर्षा की। वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी बात इसमें तापमान की करें कि तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान होता है लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पर तापमान होता है। उसी प्रकार सर्द ऋतु में बात करें कि सर्द ऋतु में तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पर सर्द ऋतु में तापमान होता है। तीसरी बात करें हम इसके विस्तार की कि जो इसका विस्तार क्षेत्र है वो कौन सा है, तो इसका विस्तार क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी भाग है जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो इसके विस्तार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो जिले हैं वो कौन कौन से है? तो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और कुछ हिस्सा आता है इसका, कुछ भाग आता है सिरोही का भी। माउंट आबू को छोड़कर सिरोही का भी कुछ हिस्सा इस भौतिक जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये होगा इसका विस्तार कि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और सिरोही का कुछ हिस्सा माउंट आबू को छोड़कर इसका विस्तार क्षेत्र है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो विस्तार क्षेत्र है वो। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है सवाई माधोपुर। आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला है वो है सवाई माधोपुर। इसमें जो मृदा है वो मृदा सभी प्रकार की पाई जाती है। किस स्थान पर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा ऐसे पाई जाती है। इसमें जो मेन है वो है वनस्पति, कि वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है खेर,  तेंदू, पलाश,
मुख्य रूप से ये वनस्पति पाई जाती है खेर, तेंदू और पलाश की। दूसरी बात करें इसमें कि ये हमारा आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया कि इसमें वर्षा कितनी होती है, तापमान, विस्तार कौन कौन सा है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है और वनस्पति कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जो तेंदू है, तेंदू की जो वनस्पति पाई जाती है इससे बनाई जाती है बीड़ी, बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और जो खेर है, खेर जो वनस्पति है इसकी छाल से कत्था बनाया जाता है। खेर जो वृक्ष है या वनस्पति है इसकी छाल से कत्था बनाया जाता है। और जो कत्था है इसका खेर की वृक्ष की छाल से कत्था जो जनजाति बनाती है उसे कहते हैं कथोड़ी जनजाति। तो जनजाति के संदर्भ में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कत्था कौन सी जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं और कौन से पेड़ की वनस्पति की छाल से यह बनाई जाती है। तो खेल वृक्ष है वनस्पति, इसकी छाल से कत्था बनाया जाता है और यह कार्य जो जनजाति करते हैं वो है कथोड़ी जनजाति। और तेंदू है, तेंदू से बनाई जाती है बीड़ी, तेंदू के जो पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनाई जाती है। तो ये होगा हमारा जो चौथा जो आर्द्र जलवायु प्रदेश था वो कि उसमें वर्षा कितनी होती है। मेन जो सभी जो जलवायु प्रदेश है उनमें एक जो मेन है ये प्रतिनिधि जिला, कि कौन सा प्रतिनिधि जिला है वो उस क्षेत्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आया। और इसकी जो वनस्पति और मृदा है, प्रत्येक जो जलवायु प्रदेश है अधिकतर क्वेश्चन वनस्पति, मृदा और प्रतिनिधि जिले में से पूछी जाती है। और अब हम पढ़ेंगे हमारा जो आखिरी जलवायु प्रदेश है उसके बारे में। जो अब हमारा पांचवा जो जलवायु प्रदेश है, पांचवा जलवायु प्रदेश है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इसमें भी हम वो बात पढ़ेंगे। पहली तो वर्षा पाई जाती है यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 80 से 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो वर्षा पाई जाती है वो पाई जाती है 80 से 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, वर्षा होती है। जो हमारा दूसरी बात है वो है तापमान की। तापमान यहाँ ग्रीष्म ऋतु में लगभग होता है जो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दी ऋतु में यहाँ तापमान होता है लगभग 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यहाँ पर तापमान होता है। तीसरी हम बात करें यहाँ के इसके विस्तार की, तो जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं वो इसके विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उनमें जो मुख्य जिले वो कौन कौन से हैं वो है एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ नहीं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ और माउंट आबू। हमने पढ़ा था पहले कि जो हमारा आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें सिरोही का भाग आता है, लेकिन माउंट आबू को छोड़कर। क्यों? क्योंकि माउंट आबू का जो क्षेत्र है वहां वर्षा अधिक होती है, इसलिए माउंट आबू का जो क्षेत्र है उसको अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में रखा गया है। तो ये इसका विस्तार क्षेत्र हो गया, जिसका विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। जो इसमें लास्ट अंतिम जो इसी के बाद देखें तो चौथी बात है वो है प्रतिनिधि जिले की, कि इस जो जलवायु प्रदेश है इसके जो प्रतिनिधि जिला है उसका जो प्रतिनिधि जो जिला है वो है झालावाड़। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है झालावाड़। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें मृदा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसमें वनस्पति जो पाई जाती है वो पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति। सवाना तुल्य वनस्पति इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पांचवा जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसके बारे में, कि ये कौन कौन से जलवायु प्रदेश है। हमने पढ़ लिया हमारे जो भारतीय मौसम विभाग है उसने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को आधार मानकर 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिनमें हमने सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश।
और इनमें वर्षा, तापमान, विस्तार, इसका प्रतिनिधि जिला, वनस्पति कौन कौन सी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन जो है वो अधिकतर या तो प्रतिनिधि जिला पूछेगा आपसे कि कोई सा भी जो दे देगा कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला कौन है, तो इसका प्रतिनिधि जिला आएगा झालावाड़। यही इसकी जो विशेषता है, वनस्पति और मृदा से संबंधित भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, सवर्णतुल्य वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन वो क्या कि इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, वो आएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार निम्न पूछेगी निम्नतम जलवायु प्रदेश, अर्थात वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जहां पर निम्न वर्षा होती है, निम्न वर्षा होती है। तो हमने पढ़ लिया कि 0 से 20 या 10 से 20 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो होती है हमारी शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश में हमारी वर्षा होती है। और जो हमारा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश था, उसका जो दूसरा नाम है वो है सम जलवायु प्रदेश। सम जलवायु प्रदेश, उसका जो दूसरा नाम है, उपनाम है, वह है सम जलवायु प्रदेश। तो ये हो गया हमारा पहला वर्गीकरण कि जलवायु को हमने 4 भागों में विभाजित किया था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। दूसरा क्या था, कोपेनहेगन की वर्गीकरण। तीसरा क्या था, थानोवर्ड का वर्गीकरण। और चौथा क्या था, टिवार्थो का वर्गीकरण। तो इसमें आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि आज जो भारतीय मौसम विभाग है इसके द्वारा 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया और कौन कौन से इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। कल ही हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो हमारे कोपेनहेगन का वर्गीकरण है और जो अन्य वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखें और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।